अध्याय 3 इतिहास अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थानों को भरिए। पहला, किसी भी शासक के लिए खाली स्थान आमदनी का प्रमुख स्रोत था। क्या आमदनी का प्रमुख स्रोत था? भू राजस्व आमदनी का प्रमुख स्रोत था। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त खाली स्थान ने लागू किया था। किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तीसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था खाली स्थान की राजस्व नीति थी। किसकी राजस्व नीति थी? कॉर्नवालिस की राजस्व नीति थी। चौथा, अंग्रेजों ने पंजाब व मध्य प्रांत में खाली स्थान भू राजस्व व्यवस्था लागू की। कौन सी व्यवस्था लागू की? महलवाड़ी व्यवस्था लागू की। पांचवा, छत्तीसगढ़ में गांव की लगान वसूली हेतु खाली स्थान पर सृजित किया गया। कौन से पद सृजित किया? गौटिया पद सृजित किया गया। छत्तीसगढ़ में लगान वसूली हेतु गौटिया पद सृजित किया गया। प्रश्न दूसरा, उचित संबंध जोड़िए, जिसमें पहला, भारत का मैनचेस्टर में आएगा घ ढाक। दूसरा, वस्त्र उद्योग में आएगा ग सूरत। तीसरा, जहाज निर्माण का है मछलीपट्टनम। चौथा, फोर्ट विलियम कॉलेज का है कलकत्ता। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1793 में कॉर्नवालिस ने कौन सी नई भूमि व्यवस्था लागू की? उत्तर, 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। प्रश्न दूसरा, अंग्रेजी शासन के समय भारत में संचार एवं परिवहन के साधन में क्या क्या परिवर्तन आए? उत्तर है, अंग्रेजी शासन के समय भारत में संचार और परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। कैसे परिवर्तन आए? क्रांतिकारी परिवर्तन आए। संचार एवं परिवहन के विकास से देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। किसके विकास से लोग एक दूसरे के संपर्क में आए? संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास से। एवं एक दूसरे के भावनाओं को समझा, इससे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। इन्हीं दिनों 1853 में टेलीग्राम सुविधा एवं डाक व्यवस्था में सुधार कार्य किया गया। प्रश्न तीसरा, अंग्रेजों की नई शिक्षा व्यवस्था का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, भारत में शिक्षा के विकास के लिए सन 1813 में मैकाले की सलाह पर नई शिक्षा नीति लागू की गई। किसकी सलाह पर नई शिक्षा नीति लागू की गई? मैकाले की सलाह पर नई शिक्षा नीति लागू की गई। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाना तथा भारतीय मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था। किसके पक्ष में करना था? शासन के पक्ष में करना था। किंतु नई शिक्षा नीति का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो निम्न है। पहला, शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी। दूसरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नए विचारों का जन्म हुआ। तीसरा, लोग अंग्रेजी साहित्य व देश दुनिया के घटनाओं से परिचित होने लगे। चौथा, बेरोजगारी दूर होने लगी। पांचवा, राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई। छठवां, स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक विचारों का जन्म हुआ। प्रश्न 4, भारत के प्राचीन उद्योग धंधे क्यों बंद हो गए? उत्तर, कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी
कि भारतीय हस्तकला एवं शिल्पकारी नष्ट होने लगी। भारतीय दस्तकारों एवं शिल्पियों को अपने वस्तुएं कम दामों पर बेचने के लिए विवश किया गया। क्यों विवश किया गया? वस्तुओं को कम दामों में बेचने के लिए विवश किया गया। उन पर भारी कर लगाया गया। भारतीय कारीगर अपना व्यवसाय छोड़ने लगे और उनकी बस्तियां उजड़ गई। टाटा शहर का वस्त्र उद्योग, जिसके कारण वह भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, नष्ट हो गया। प्रश्न 5, भारतीय किसानों की दशा क्यों दयनीय हो गई? उत्तर है, भारतीय किसानों पर अंग्रेजों द्वारा थोपा गया राजस्व कर बहुत भारी और अनिवार्य था। कैसा था? राजस्व कर बहुत भारी और अनिवार्य था। अंग्रेजों के करिंदे अन्यायपूर्वक किसानों से कर वसूल करते थे। कैसे कर वसूल करते थे? अन्यायपूर्वक किसानों से कर वसूल करते थे। यहाँ तक कि अकाल जैसी भीषण परिस्थिति में भी किसानों को कर चुकाना ही पड़ता था। इसके लिए वे साहूकारों और जमींदारों से ब्याज पर पैसा लेते थे। किससे पैसा लेते थे ब्याज पर? साहूकारों और जमींदारों से ब्याज पर पैसा लेते थे। नियत तिथि पर कर्ज चुकता नहीं कर पाने पर उनकी जमीन साहूकारों द्वारा हड़प ली जाती थी। परिणाम स्वरूप भारतीय किसानों की आर्थिक दशा दयनीय हो गई। प्रश्न 6वां, भारतीय दस्तकारी एवं शिल्पकलाओं के नाम लिखिए। उत्तर, भारतीय दस्तकारी मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के फर्नीचर बनाना, कपड़ा बुनना, लोहे का औजार बनाना, दोना पत्तल आदि। भारतीय शिल्पकला ऐतिहासिक इमारतों, दीवारों पर पच्चीकारी व मोहनजोदड़ो की वास्तु शिल्पकला थी। प्रश्न 7वां, भारत में प्रकाशित होने वाली किन्हीं 4 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। उत्तर, भारत में प्रकाशित होने वाले 4 समाचार पत्र। पहला द हिंदू, दूसरा अमृत बाजार पत्रिका, तीसरा द इंडियन, चौथा केसरी। प्रश्न 8वां, छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाली कोई 4 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला छत्तीसगढ़ मित्र, दूसरा प्रजाहितैषी, तीसरा महाकौशल, चौथा आजकल। प्रश्न 9वां, ब्रिटिश भारत के 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। उत्तर, ब्रिटिश भारत के 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम, पहला मद्रास बंदरगाह, दूसरा कोलकाता बंदरगाह। प्रश्न 10वां, अंग्रेजों के स्थायी बंदोबस्त के नीति को समझाइए। उत्तर, अंग्रेज सरकार ने सन 1789 में बंगाल प्रांत के राजस्व वसूल करने के लिए जमींदारों के सह समझौता किया, जो स्थायी बंदोबस्त कहलाया। कॉर्नवालिस ने फैसला किया कि भू राजस्व की वसूली जमींदारों के हाथों जमींदार भू राजस्व न दे सके तो उनके जमींदारी जब्त करके उसके जगह नए जमींदारों को बैठा दिया जाएगा। बार बार मुझे राजस्व निर्धारण से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने 1789-90 दे भू राजस्व के आधार पर जमींदारों को 10 साल के लिए जमीन का मालिक बना दिया। अब वे जमीन के खरीदी बिक्री भी कर सकते थे एवं लगान न पटाने पर किसानों को जमीन से बेदखल कर सकते थे। कंपनी शासन के लिए भू राजस्व आमदनी का प्रमुख स्रोत था। इसी व्यवस्था से कंपनी
को आर्थिक स्थायित्व प्राप्त हो गया। इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि लगान को कृषि के विकास और उत्पादन में वृद्धि बढ़ाने या घटाने से जोड़कर नहीं देखा गया था। इसलिए जमींदार निश्चित लगान वसूलते रहे, पर किसानों या सरकार को इससे अधिक फायदा नहीं हुआ। प्रश्न 11वां, ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था को समझाइए। उत्तर, अंग्रेज अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की भू राजस्व व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ को अनेक तहसीलों में बांट दिया। किसमें बांट दिया? छत्तीसगढ़ को अनेक तहसीलों में बांट दिया और तहसीलदारों की नियुक्ति की। प्रत्येक परगने में लगान वसूल करने के लिए अमीर पांड्य राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? लगान वसूल करने के लिए अमीर पांड्य राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की। अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा प्रशासन के समय प्रचलित पटेल के पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गौटिया के पद का सृजन किया। उसके स्थान पर कौन से पद का सृजन किया गया? गौटिया के पद का सृजन किया गया। इस समय गांव के गौटिया 3 किस्तों में लगान वसूल किया करते थे। कितने किस्तों में लगान वसूल किया करते थे? गौटिया 3 किस्तों में लगान वसूल किया करते थे। लगान के निर्धारण जमीन के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था। गौटिया अपने गांव से लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करता था। लगान वसूल कर गौटिया किस में जमा किया करता था? सरकारी खजाने में जमा किया करता था। प्रश्न 12, अंग्रेजों की नीति का भारतीय दस्तकारी एवं शिल्पकला पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी कि भारतीय हस्तकला एवं शिल्पकारी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। भारतीय दस्तकारों एवं शिल्पियों को अपनी वस्तुएं कम दामों में बेचने के लिए विवश किया गया। उन पर भारी टैक्स लगाया गया। इंग्लैंड से आने वाले वस्तुओं से तटकर और चुंगी कर से मुक्त रखा गया। कौन से कर से मुक्त रखा गया? तटकर और चुंगी कर से मुक्त रखा गया। उससे वे सस्ती हो गई। परिणाम स्वरूप भारतीय दस्तकारी एवं शिल्प विदेशी वस्तुओं के सामने नहीं टिक सके। भारतीय कारीगर अपना व्यवसाय छोड़ने लगे और उनकी बस्तियां उजड़ गई। ढाका शहर का वस्त्र उद्योग, जिसके कारण भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, नष्ट हो गया। मुर्शिदाबाद एवं सूरत के उद्योग भी नष्ट हो गए। कारीगर बेरोजगार हो गए और कृषि पर निर्भर हो गए। कारीगर क्या हो गए? बेरोजगार हो गए और किस पर निर्भर हो गए? कृषि पर निर्भर हो गए। प्रश्न 13, ब्रिटिश कंपनी की नीतियों का भारतीय वन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, ब्रिटिश कंपनी ने भारत में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। वन क्षेत्र में कई नई मिलों और कारखानों की स्थापना की। वन क्षेत्रों में क्या की? कई मिलों और कारखानों की स्थापना की गई। भारतीय वनों में उपलब्ध कीमती व महत्वपूर्ण लकड़ियों की अंधाधुंध कटाई की गई। वनों में उपलब्ध कीमती महत्वपूर्ण लकड़ियों की क्या की गई? अंधाधुंध कटाई की गई। उसे भारत से इंग्लैंड भेजे जाने लगा। लकड़ियों का उपयोग अविवेकपूर्ण किया जाने लगा। धीरे धीरे वन क्षेत्र कम होने लगे। अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का निर्ममतापूर्वक दोहन किया। उनका उद्देश्य अधिकाधिक
लाभ कमाना था। प्रश्न 14, ब्रिटिश शासन का भारतीय संचार एवं परिवहन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, यह सत्य है कि अंग्रेज अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए संचार एवं परिवहन व्यवस्था का विस्तार किया, लेकिन इससे भारत में नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। सबसे बड़े महानगरों व औद्योगिक नगरों को सड़क मार्ग द्वारा बंदरगाहों से जोड़ा गया। भारत में रेल सेवा का शुभारंभ किया गया। भारत में कौन सी सेवा का शुभारंभ किया गया? रेल सेवा का शुभारंभ किया गया। मुंबई के थाने के बीच पहली बार रेल चली। किसके बीच सबसे पहले रेल चली? मुंबई के थाने के बीच सबसे पहले रेल चली। सन 1853 में भारत में टेलीग्राम सुविधाओं का श्री गणेश हुआ। 1853 में भारत में कौन से सुविधाओं का श्री गणेश हुआ? टेलीग्राम सुविधाओं का श्री गणेश हुआ। डाक सेवा में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। समाचार पत्रों ने भी शासन की नीतियों को समझने वाले एकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रश्न 15, समाचार पत्र जनता के अपेक्षाओं को शासन तक किस तरह पहुंचाते हैं? उत्तर, समाचार पत्रों ने जनता के अपेक्षाओं का शासन तक पहुंचाने का भरपूर प्रयत्न किया। शासन के कुटिल नीतियों को लोगों तक पहुंचाने व जनमत तैयार करने में समाचार पत्रों को लोकवाणी को मुखरित करने के कारण तत्कालिक वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर समाचार पत्रों को नियंत्रित कर दिया। इस समय देश में द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेश मिलन, प्रभाकर आदि समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे। प्रश्न 16, संचार और परिवहन के साधनों का विकास होने से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इस बात के समर्थन में तर्क दीजिए। उत्तर, वर्तमान युग संचार क्रांति का युग है। इस युग में सर्व मीडिया संचार के साधनों का बोलबाला है। आदि मीडिया चाहे तो हवा के रुख बदल दे। राष्ट्रीय भावना के विकास में मीडिया की भूमिका सर्वोपरि है। इसके लिए मीडिया को उपभोक्तावाद को भूलकर राष्ट्रवाद के भावना से ओतप्रोत होना पड़ेगा। उसके द्वारा ऐसे समाचारों का प्रकाशन व प्रसारण किया जाना चाहिए जो राष्ट्रीयता के भावना को बढ़ाए व मजबूत करे। सभी संप्रदायों के मध्य परस्पर बंधुत्व की भावना जगे। समाचार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो। सनसनीखेज बनाने के लिए घटनाओं को मिर्च मसाला लगा कर न पोरसे, वरना देश प्रेम की चटनी में उसे डुबोए। मीडिया के द्वारा देश सेवा कर रहे व देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों का साक्षात्कार प्रसारित किया जाना चाहिए। ऐसी फिल्में, धारावाहिकों, वृत्तचित्रों व गीतों का प्रसारण हो जिससे राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित हम पंछी एक डाल के सौदा, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी आदि इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा सकते हैं। प्रश्न 17, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने अंग्रेज की नई शिक्षा व्यवस्था समर्थन क्यों किया? उसके उत्तर में तर्क दीजिए। उत्तर, ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए
1833 के 1% के आधार पर 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति लागू की। किसकी शिक्षा नीति लागू की? मैकाले की शिक्षा नीति लागू की। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी पढ़ना और उसकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक नई शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान स्वतंत्रता समानता जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आंदोलन को मदद मिलेगी। प्रश्न 18 ब्रिटिश युग में प्रेस के विकास को समझाइए। उत्तर ब्रिटिश युग में प्रेस का विकास ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता विषय सूचनाओं और सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए समाचार पत्रों का विकास तीव्र गति से हो रहा था। उस समय हमारे देश में अंग्रेजी बांग्ला हिंदी आदि कई भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हो गया था। लगभग सभी समाचार पत्र सरकार के गलत नीतियों व कमियों को जनता के सामने लाने में लगे हुए थे। ब्रिटिश सरकार समाचार पत्रों में छपने वाली खबरों और उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की योजना बनाने लगी। सन 1887 में भारत के तत्कालीन वायसराय लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करवाकर समाचार पत्रों के अधिकार को सीमित कर दिया। अन्य समाचार छपने से पहले सरकारी मंजूरी आवश्यक कर दी गई तथा सरकार विरोधी समाचारों के प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया। इस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा हिंदू प्रकाशन आदि थे। राष्ट्रीय चेतना जागृत में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रश्न 4 टिप्पणी लिखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था। ब छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था। स महलवाड़ी व्यवस्था। उत्तर रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का आशय किसान है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लगान के विषय में किसानों से सीधा समझौता करना था। यह तय किया गया कि कृषि कार्य में आए खर्च को निकालकर जो शेष बचेगा उसका 50% भू राजस्व होगा। इस व्यवस्था में फसल और उसके मूल्य के घटने बढ़ने से राजस्व का कोई संबंध नहीं था। मद्रास राज्य में 30 साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन किसानों से सीधे समझौता के बाद भी उसका शोषण कम नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में प्रचलित राजस्व व्यवस्था के दोषों को दूर करने तथा मितव्ययी बनाने का प्रयास किया गया। संपूर्ण छत्तीसगढ़ को कई परगनों में बांटा गया और कामविसदारों की नियुक्ति की गई। हर परगना में राजस्व वसूल करने के लिए अमीर पांड्य और राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति हुई। अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा काल में प्रचलित पटेल पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गौटिया पद बनाया। उस समय गौटिया वर्ष में 3 किस्तों में लगान वसूल किया करते थे। कितने किस्तों में लगान वसूल किया करते थे? 3 किस्तों में लगान वसूल किया करते थे। लगान का निर्धारण किसान के कुल जमीन के आधार पर किया जाता था। लगान का निर्धारण कैसे किया जाता था? किसान के कुल जमीन के आधार पर किया जाता था। गौटिया अपने गांव से लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करता था।
महलवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था में महल का आशय पूरे गांव से है। सन 1833 से 43 के अंग्रेजों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान नीति लागू की, जिसमें पूरे गांव से लगान वसूलने की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के तहत लगान जमा करने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से पूरे गांव की थी। इसमें रैयत बंदोबस्त की तरह कृषि खर्च और किसानों के भरण पोषण का खर्च निकालकर जो बचता था, उसका 50% हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। बाद में इस व्यवस्था को पंजाब, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया था।